लखनऊ के पारा इलाके में पुलिस और नगर निगम की टीम पर हुए हमले के बाद प्रशासन ने अवैध डेयरियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। पुलिस के भारी बंदोबस्त के बीच नगर निगम की टीम ने कई अवैध डेयरियों को बंद करवा दिया, कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया, क्योंकि 2 दिन पहले पारा इलाके में बवाल हो गया था। पुलिस और नगर निगम की टीम अवैध डेयरियों को हटाने पहुंची थी, अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, वहां फैल रही गंदगी के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। आरोप लगाया गया कि उसी दौरान अवैध डेयरी चलाने वाले लोगों की भीड़ ने पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को घेर लिया था और घेर कर उन पर हमला कर दिया था, उन पर टूट पड़े थे, मारपीट शुरू कर दी थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने विनय पटेल नाम के एक दारोगा को पकड़ ही लिया था और उनकी पिटाई शुरू कर दी थी। दारोगा को उनके एक साथी ने बचाने की कोशिश की थी। वो हमलावरों से उन्हें छोड़ने के लिए कहते रहे, तभी वहां मौजूद एक महिला उनसे भिड़ गई थी, बेहद गुस्से में, बुरी तरह आग बबूला थी। उनके हाथों में लोहे की जंजीर थी। वो जंजीर से उन पर हमला करने की कोशिश करती नजर आई, वीडियो बनाने के लिए कहती रही। दूसरी तरफ एक युवक दारोगा को सड़क पर गिराकर पीटता रहा। उसने पीछे से उनका गला दबोच रखा था। देखकर ऐसा लगा जैसे वो गला घोट ही देगा, गला दबाकर उनकी जान ही ले लेगा। बीच सड़क पर कुछ देर तक दारोगा के साथ मारपीट होती रही। आसपास कुछ लोग भी खड़े रहे, लेकिन किसी ने भी मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की थी, जबकि दारोगा खुद को बचाने में जुटे थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वो किसी भी तरह उस युवक के चंगुल से निकलने में जुटे थे। इस खींचतान में उनकी वर्दी भी फट गई थी। आरोप लगाया गया कि उसी दौरान मारपीट में शामिल महिला ने लोहे की जंजीर से उनके सिर पर वार कर दिया था। छोड़ छोड़ टीम गई थी अवैध डेयरियों पर एक्शन के खिलाफ, लेकिन महिला आरोप लगा रही थी कि लड़की को छेड़ रहे, मतलब उनको छेड़ा जा रहा है। बाद में किसी तरह से दारोगा और उनके साथियों ने अपनी जान बचाई थी। बवाल के दौरान लोगों की भीड़ ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव भी किया था। पथराव की वजह से पुलिस की 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। फिर प्रशासन ने पारा इलाके में अवैध डेयरियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया और कई अवैध डेयरियों को सील कर दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी यहाँ पर मौजूद है और इस इलाके में जहाँ पर हमला किया गया है उसके इर्द गिर्द जितने भी अवैध डेयरी हैं उन सबको बंद किया जा रहा है। यहाँ पर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात नजर आए। पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। इधर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक नाबालिग लड़की की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके चचेरे भाई को ही गिरफ्तार कर लिया। लड़की की उम्र 17 साल थी, बिहार की रहने वाली थी, वहां से कुछ दिन पहले ही दिल्ली आई थी। पुलिस ने जानकारी दी वो अपने चचेरे भाई अविनाश के साथ ही रह रही थी और पुलिस कह रही है 16 अगस्त को आरोपी अविनाश लड़की को बुराड़ी की पिंकी कॉलोनी इलाके में एक बाइक रिपेयर की दुकान पर लेकर गया था और आरोप लगाया गया कि दुकान के अंदर ही उसने लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की थी। पुलिस का कहना है शव ठिकाने लगाने के लिए आरोपी अविनाश ने काले रंग का एक सूटकेस लिया था, लड़की के शव को उसके अंदर रख दिया था, एक बाइक से उसे बुराड़ी के अजीत विहार इलाके में फिर ले गया। वहां जाकर उसने सूटकेस को झाड़ियों में फेंक दिया और फरार हो गया था। पिंकी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में एक दुकान के अंदर उसने अपनी चचेरी बहन का गला दबाया। उसके बाद उसके शव को एक काले रंग के ब्रीफकेस में फेंक रखा और उस ब्रीफकेस को लेकर वो बाइक के जरिए इसी जगह पर आया, अजीत विहार के इस जगह पर झाड़ी पर उसने झाड़ी में उस बैग को फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की के परिवार की तरफ से उसके लापता होने की कोई शिकायत कहीं भी दर्ज नहीं कराई गई थी। अविनाश की हरकतों पर शक होने के बाद एक मुखबिर ने उसके बारे में थाने में सूचना दी थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, कड़ाई से पूछताछ की तो पुलिस का कहना वो टूट गया और उसने पूरी कहानी बता दी, अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस वाले तुरंत उसे लेकर बुराड़ी के अजीत विहार कॉलोनी इलाके में पहुंचे, झाड़ियों में फेंका गया शव बरामद कर लिया और पुलिस ने अविनाश के अलावा 3 और लोगों को हिरासत में ले लिया।
2 से 3 लोग और यहाँ पर हिरासत में हैं जो इस दुकान के अंदर थे, क्योंकि बाइक किसकी थी ये पता लगाया जाना है कि किसकी बाइक यहाँ से लेकर गया। उसके अलावा इस दुकान के अंदर जब गला दबाया गया था उस वक्त यहाँ पर मनीष था या नहीं, या कौन कौन लोग थे, इसको लेकर भी पुलिस यहाँ पर पड़ताल कर रही है। अब पुलिस ये पता कर रही है कि हत्या की वजह क्या थी। पुलिस सूत्र कह रहे हैं शुरुआती जांच में अविनाश ने बताया कि वो लड़की के दूसरों से फोन पर बात करने को लेकर नाराज था, कि उसे यह बात अच्छी नहीं लगती थी। इसी वजह से गुस्से में उसने लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को सूटकेस में भरा और झाड़ियों में फेंक दिया। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 25 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के भिंड में मजदूरों को ले जा रही एक गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। उनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई गई। पुलिस के मुताबिक मरने वाले लोग ग्वालियर में धान की रोपाई करने के बाद यूपी के लखीमपुर खीरी लौट रहे थे। कोलकाता एयरपोर्ट की एटीसी बिल्डिंग में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी थी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने तुरंत आग बुझा दी। अधिकारियों ने आशंका जताई कि इमारत पर सजावट के लिए लगाई गई लाइटों में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी। कोलकाता में अचानक एक 3 मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया और उसकी वजह से करीब 20 लोग इमारत के अंदर फंस गए। हालांकि राहत और बचाव की टीम ने फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन एक बुजुर्ग महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। मध्य प्रदेश के सागर में एक ऑटो रिक्शा के ड्राइवर के घर से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के नोट बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक उनके मकान में अवैध हथियार होने की जानकारी मिली थी। छापेमारी के दौरान हथियार तो नहीं मिला, लेकिन नोटों से भरे बैग बरामद हुए। ड्राइवर ने दावा किया कि वो नोट उनके किसी रिश्तेदार के हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक महिला डॉक्टर की संदिग्ध हालात में मौत से सनसनी मच गई। खुशहाली सिंह महिला का नाम था, 26 साल की थीं। 7 महीने पहले मयंक चौधरी नाम के लड़के से उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनका शव उनके ही क्लिनिक में फांसी के फंदे से झूलता मिला, लटकता मिला। उनके पिता ने आरोप लगाया उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था। मारपीट की जाती थी, गाली गलौज की जाती थी। तंग आकर वो ससुराल से अपने मायके आ गई थीं, वहीं रह रही थीं, अपना क्लिनिक चलाती थीं। खुशहाली के घर वालों ने जानकारी दी कि पति और ससुराल वालों के बर्ताव को लेकर वो काफी परेशान थी। 16 अगस्त की सुबह डॉक्टर खुशहाली का शव उनके ही क्लिनिक में फांसी के फंदे से लटकता मिला था। उनके भाई ने जानकारी दी कि जब क्लिनिक का दरवाजा तोड़ा गया तो खुशहाली फंदे से लटक रही थी। भाई ने यह भी दावा किया कि उनके दोनों हाथ आगे की तरफ और उनके ही दुपट्टे से बंधे थे। दरवाजा तोड़कर उनके शव को फंदे से नीचे उतारा गया था। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। डॉक्टर खुशहाली के पिता ने दावा किया कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उनकी हत्या की गई। आरोप लगाया कि दहेज के लिए ससुराल वाले शादी के बाद से ही उन्हें परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। जाने का मुख्य कारण जो है उसका ससुराल पक्ष है, वहां से दहेज की मांग और उसको उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसके नाम से लोन लिए हैं जो कि बार बार ट्रांसफर होते रहे। खुशहाली सिंह के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि बेटी को न सिर्फ दहेज के लिए मारा पीटा जाता था, बल्कि उसके नाम पर धोखे से 15 लोन लिए गए थे। लगातार धमकियां दी जाती थीं। खुशहाली की मौत के बाद उनके घर वालों ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। प्रारंभिक जांच में यह ज्ञात हुआ है कि ये महिला पिछले कुछ समय से अपने मायके में घरेलू विवाद के कारण निवास कर रही थी। परिजनों से प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने डॉक्टर खुशहाली के पति मयंक चौधरी और उनके ससुर हरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया, उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पति और उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर खुशहाली अपने ससुराल से दुखी थी, लगातार दहेज प्रताड़ना चल रही थी और उसका पति मारपीट भी करता था। पति और ससुर गिरफ्तार हो गए, लेकिन ससुराल पक्ष से किसी और की प्रतिक्रिया इस मामले में सामने नहीं आई। डॉक्टर खुशहाली सिंह पहले बीएसएफ में कांस्टेबल थी। 2 साल पहले उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया था। नेचुरोपैथी की पढ़ाई की थी और मेरठ में ही अपना क्लिनिक खोला था। उनके पिता जगदेव सिंह भी बीएसएफ में हैं, दिल्ली में तैनात हैं। इसी साल फरवरी में उन्होंने बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की थी। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में 14 अगस्त को एक रेस्टोरेंट में हुई एक महिला की हत्या का डरा देने वाला वीडियो सामने आया। उसमें एक व्यक्ति रेस्टोरेंट के किचन में खाना बना रही महिला को चाकू से गोदते दिखाई दिए। बाद में मुस्कान चौधरी नाम की उस महिला की अस्पताल में मौत हो गई थी। आरोपी का नाम
पवन बर्मन बताया गया। वो मुस्कान के साथ ही रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करते थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कुछ रोज पहले मुस्कान ने किसी बात को लेकर रेस्टोरेंट के मैनेजर से पवन की शिकायत कर दी थी। पुलिस का दावा है उसी वजह से पवन मुस्कान से नाराज थे, वो उनसे बदला लेना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक 14 अगस्त के दिन किचन में काम करने के दौरान मुस्कान और पवन के बीच कोई बहस हुई। एक हिस्से में मुस्कान रोटियां बना रही थी, पवन भी अपने काम में जुटे थे। थोड़ी देर बाद पवन ने अचानक एक चाकू उठाया और उससे मुस्कान पर हमला कर दिया। 2 सेकंड के अंदर उन्होंने मुस्कान के पेट में 4 बार चाकू घोंप दिया। चाकू मारने के बाद पवन वहां से भागे नहीं, बल्कि चाकू लेकर पास में ही खड़े हो गए। सामने जमीन पर मुस्कान तड़पती रहीं, जोर जोर से चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं। चाकू के वार से मुस्कान बुरी तरह लहूलुहान थीं। घटना के बाद वहां रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक दूसरे कर्मचारी भी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मुस्कान की कोई मदद नहीं की। वो कुछ सेकंड के लिए वहां रुके और फिर बाहर की तरफ चले गए। मुस्कान उनसे बाहर नहीं जाने के लिए कहती रहीं, खुद को बचाने के लिए कहती रहीं। थोड़ी देर बाद मुस्कान की चीखें सुनकर वहां कई लोग पहुंच गए। मुस्कान की हालत देखकर वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। एक महिला की तो चीख निकल गई। हैरानी की बात यह रही कि मुस्कान को चाकू मारने वाले पवन पास में ही खड़े होकर किचन में काम करते रहे, किचन में कुछ बनाते रहे। उन्होंने ऐसे दिखाने की कोशिश की कि जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। बाद में मुस्कान को सहारा देकर बाहर ले जाया गया, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी जान चली गई, मौत हो गई उनकी। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया। इधर रांची में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ नौकरी पा चुके लोगों ने प्रदर्शन किया। झारखंड सरकार के जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ रांची में परीक्षा पास कर नौकरी पा चुके लोगों ने प्रदर्शन किया। उन लोगों ने राज्य सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई और अपनी नौकरी को लेकर स्थिति साफ करने की मांग की। हमारे पास ना पीछे जाने के लिए है ना कुछ है। एक दिन में अचानक से ऐसा बोल दिया जाता है कि आपकी सेवाएं समाप्त होती है, जो हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक के मामलों में तुरंत सुनवाई किए जाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस केस की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक घटनाओं के आरोपियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। याचिका में आरोपियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने का विरोध किया गया। कोर्ट ने इस मामले में फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा को भी नोटिस जारी किया। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान ज्यादा बल प्रयोग करने के आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी थी और संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की थी। उसी वजह से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सख्त कार्रवाई करनी पड़ी थी। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस छात्र ने लॉ फैकल्टी के एक प्रोफेसर को थप्पड़ मारा था, उसे सस्पेंड कर दिया गया। यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके आने पर रोक लगा दी गई। कैंपस में घुसने पर बैन लगा दिया गया। आरोपी छात्र का नाम शुभम सिंह बताया गया। वो लॉ फैकल्टी में पीएचडी कर रहे हैं। आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक दिन पहले यूनिवर्सिटी के उमंग भवन में प्रोफेसर पर हमला कर दिया था, उन्हें पीटना शुरू कर दिया, सरेआम उनके साथ मारपीट शुरू कर दी थी। घटना सुबह 10:30 बजे के आसपास हुई थी। शुभम पहले से ही प्रोफेसर के आने का इंतजार करते दिखाई दिए। जैसे ही प्रोफेसर वहां पहुंचे, शुभम ने उन पर अटैक कर दिया, उन पर थप्पड़ चलाने लगे, चांटे मारने लगे। आसपास कुछ छात्र भी मौजूद थे जो बुरी तरह डर गए। थोड़ी देर में वहां कई लोग पहुंच गए। उन लोगों ने बीच बचाव किया। प्रोफेसर पर हमले के बाद पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में हड़कंप मच गया। प्रोफेसर ने मॉरिस नगर थाने में आरोपी शुभम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोपी शुभम को लॉ फैकल्टी से सस्पेंड कर दिया। उनके कैंपस में घुसने पर रोक लगा दी, एंट्री बंद कर दी उनकी। जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी भी बना दी गई।
इस घटना पर दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखी और आरोपी पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि शुभम ने प्रोफेसर पर किस वजह से हमला किया था। इधर सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में दान चोरी की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी। एसआईटी की रिपोर्ट में उन्हीं 8 लोगों के नाम हैं जिन्हें पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप लगने के बाद दोनों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों में बने गड्ढे और जलभराव के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। उन लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशासन पर टेंडर जारी होने के बावजूद सड़क नहीं बनवाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस ने गिरोह में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद कर लिए। उधर उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश हो रही है। इसके बीच पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आकर गिर गए। मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से सड़क का एक हिस्सा टूट गया। सड़क गायब हो गई। चमोली में पिछले कई दिन से लगातार बारिश हो रही है। जगह जगह पहाड़ खिसक रहे हैं। इसी दौरान चमोली के गांव में भी अचानक पहाड़ खिसक गया। पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो गई। बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर सड़क पर आ गए। पहाड़ से पत्थर इतनी तेजी से गिर रहे थे कि अगर कोई गाड़ी वहां होती तो वो बुरी तरह पिचक जाती। जिस वक्त पहाड़ खिसकने की घटना हुई उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे। उनकी जान हलक में आ गई, क्योंकि पहाड़ से गोली की रफ्तार से पत्थर गिर रहे थे। पत्थरों को तेजी से नीचे आता देख लोग बुरी तरह डर गए। वहां चीख पुकार मच गई। कुछ लोग जान बचाने के लिए वहां से भागते नजर आए। ये देखो तुम, पूरी सड़क, पूरी चट्टान सड़क को ले गई, सड़क ही गायब कर दी है। कुछ ही देर में सड़क पर पत्थरों का ढेर लग गया, मलबे का ढेर लग गया। सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो गया। गनीमत ये रही, इस घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक गाड़ी उफनती नदी में पलट गई। गाड़ी पलटी तो वहां कोहराम मच गया। एसडीआरएफ की टीम ने वहां बचाव अभियान चलाया। गाड़ी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना तब हुई जब भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश के बाद ऋषिकेश की जो बीन नदी है वो उफान पर आ गई। रात के वक्त एक गाड़ी ने उस नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश फेल हो गई। गाड़ी नदी में फंस गई। मुसीबत तब और बढ़ गई जब वो गाड़ी पलट गई। इसके बाद तो उस गाड़ी में सवार लोगों के पास निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। नदी के आसपास भीड़ लग गई। एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई। इसके बाद वहां बचाव अभियान चलाया गया। एसडीआरएफ की टीम नदी के बीचों बीच खड़ी दिखी। टीम के सभी लोगों ने एक रस्सी पकड़ी हुई थी। रस्सी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन नदी का बहाव काफी तेज था। गाड़ी में 2 व्यक्ति सवार थे। उनमें एक व्यक्ति गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे, जबकि दूसरे व्यक्ति अंदर फंसे हुए थे। बचाव टीम ने गाड़ी के ऊपर बैठे व्यक्ति को नीचे उतारा। रस्सी की मदद से उन्हें किनारे तक ले गए। इसके बाद उस गाड़ी के अंदर फंसे व्यक्ति को निकालने की कोशिश तेज हुई। एक बचाव कर्मी गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने किसी तरह अंदर फंसे व्यक्ति को बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही उन्होंने नदी में कदम रखा वो बहने लग गए। पानी के तेज बहाव में खुद को संभाल नहीं पाए। हालांकि आगे खड़े बचाव कर्मी ने उन्हें पकड़ लिया, अपने साथ किनारे की तरफ ले जाते दिखे, लेकिन वो व्यक्ति चल नहीं पा रहे थे। दोबारा लड़खड़ाने लग गए। इसके बाद एक दूसरे बचाव कर्मी ने उन्हें गोद में उठा लिया। तभी तेज लहर आई और उससे उन दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और वो नदी में गिर गए। लेकिन इससे पहले कि वो बहते नदी में बचाव कर्मियों ने उन्हें बचा लिया। इसके बाद 3 से 4 बचाव कर्मियों ने उस व्यक्ति को गोद में उठाया और इसी तरह किनारे तक लेकर आए। पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो बुरी तरह से फंसा था। उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत भरसक प्रयास किया गया और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद बचाव टीम अपने अभियान में कामयाब हो पाई। बचाव टीम ने गाड़ी में फंसे दोनों लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। उधर वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा आरती की जगह बदलनी पड़ गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा आरती की जगह बदल दी गई।
लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां सभी घाट डूब गए, इसलिए आरती वहां गंगा आरती करवाने वाली संस्था गंगा सेवा निधि के कार्यालय की छत पर की गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से गंगा बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। इसके अलावा गंगा नदी में नाव चलाने पर रोक लगा दी गई। प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर आ गईं। तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से टपकेश्वर महादेव मंदिर का परिसर पूरी तरह जलमग्न हो गया। मंदिर परिसर में चारों तरफ नदी की तेज धार बहने लगी। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वहां जाने वाले श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील की। इधर भारी बारिश के बाद यूपी के प्रयागराज में कई रिहायशी इलाके डूब गए। घुटनों तक पानी भर गया। लोगों का उन इलाकों में रहना मुश्किल हो गया। हालात ऐसे हो गए कि प्रयागराज में सभी स्कूल बंद करने पड़ गए। 12वीं क्लास तक के स्कूल बंद कर दिए गए। लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ गया। नदियां उफान पर आ गई। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, लोगों के मकानों के अंदर घुस गया। लोगों को अपने मकानों की नीचे वाली मंजिल खाली करनी पड़ गई। अपने मकानों की पहली मंजिल पर रहने को वो मजबूर हो गए। और यह हाल प्रयागराज के किसी एक रिहायशी इलाके का नहीं था, बल्कि भारी बारिश की वजह से प्रयागराज के ज्यादातर रिहायशी इलाके डूबे हुए दिखे। जल भराव हो गया, पानी भर गया। ऐसा लगा जैसे मकानों के सामने कोई नदी बह रही हो। सड़कें दिखाई नहीं दी। लोगों का अपने मकानों से बाहर निकलना तक दूभर हो गया। न कोई मरीज निकल सकता है, न कोई बच्चे निकल सकते हैं, और सारी घर की गृहस्थी खराब होती है। कोई सुनवाई नहीं है। आती है गाड़ी, कूड़ा पूरा थोड़ा बहुत निकाली, चली गई। कोई नाली की सफाई नहीं हो रही है। बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें डूबी दिखी, गाड़ियां डूब गईं, लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से प्रयागराज की सड़कें लबालब हो गईं। वहां कई फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। एक बस अड्डे पर तो इतना पानी भरा दिखा कि यात्रियों का आना ही बंद हो गया। सन्नाटा पसर गया। यात्री कैसे यहाँ बस पकड़ने पहुँच पा रहे हैं? कोई नहीं आ पा रहा है। एकदम सन्नाटा चल रहा है बस अड्डा। पूरा पानी इधर भरा हुआ है, रोड पे कोई सवारी आ ही नहीं पा रही है। पानी भर जाने से प्रयागराज के गंगा रिवरफ्रंट रोड पर बड़ा हादसा हो गया। एक गाड़ी पानी में समा गई, वो रोड ही बंद कर दी गई। रोड पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। जो बाढ़ का पानी है वो रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है, यानी कि जो तटीय इलाके हैं वहां पर मुश्किलें बढ़ गई। आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर एसटीपी है और ये तमाम जो चारों ओर है अब वो पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया। बाढ़ राहत चौकियां अलर्ट हो गई, एसडीआरएफ अलर्ट हो गई, एनडीआरएफ अलर्ट हो गई। बाढ़ कंट्रोल रूम ने भी निगरानी बढ़ा दी। उधर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में बिहार के सुपौल में एक बड़ा हादसा हो गया। एक व्यक्ति उफनती कोसी नदी में बह ही गए। कई घंटे बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। उनके परिवार में मातम पसर गया। संजीत शर्मा नाम था। दोस्तों के साथ कोसी नदी से जल भरने गए थे। इसी दौरान वीडियो बनाने के लिए वो नदी किनारे बनी एक रेलिंग पर उतर गए और वहां टहलने लग गए। कोसी नदी में पानी की रफ्तार काफी तेज थी। तेज धार बार बार रेलिंग से टकरा रही थी, लेकिन वीडियो बनाने के लिए संजीत शर्मा ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और बड़े आराम से उस रेलिंग पर खड़े होकर वीडियो बनवाते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने दोस्तों की तरफ इशारा किया कि वो रेलिंग के किनारे पर लगे खंबे से चढ़कर ऊपर आएंगे और खंबे पर चढ़ते हुए अपना वीडियो बनवाना चाहते थे। भैया बढ़िया से हाथ छूट। जैसे ही उन्होंने खंबे पर चढ़ना शुरू किया, उनका पैर फिसल गया और सीधे कोसी नदी में जाकर वो गिर गए। नदी की तेज दहार में बहने लग गए। देखकर उनके दोस्तों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची, उन्हें ढूंढना शुरू किया गया, लेकिन कई घंटे बीत गए, उनका कुछ पता नहीं चल पाया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उधर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भारी बारिश के बाद उफनती नदी में एक पुल डूब गया। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में एक पुल पार करने की कोशिश में एक ट्रक उफनती नदी में फंस गया। भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया। पुल भी पानी की तेज धार में डूब गया। हालांकि ट्रक के ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचा ली।
ओडिशा के मयूरभंज जिले में भारी बारिश के कारण देव नदी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया। कई सड़कें पानी में समा गईं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर सड़क पर गिर गया। घटना के दौरान वहां से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल सवार की जान बाल बाल बच गई। अचानक पत्थर गिरने के बाद उस युवक को जान बचाने के लिए मोटरसाइकिल छोड़कर भागना पड़ा। असम में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए मुंबई से राहत सामग्री से भरे ट्रक रवाना किए गए। अभिनेता विनीत सिंह और सुनील पाल समेत कई एक्टरों ने मिलकर करीब 1500 परिवारों के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान असम भेजा। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में पानी की नई पाइपलाइन बिछाई गई। याद होगा आपको, पानी का बड़ी समस्या हो गई थी इंदौर में, लोगों की जान चली गई थी, तो पानी की नई पाइपलाइन बिछाई गई। उसकी टेस्टिंग हुई तो टेस्टिंग के दौरान सड़क ही धंस गई। सड़क को तोड़कर पानी बाहर निकल आया, गड्ढा ही बन गया वहां पर, गाड़ियां बाल बाल बच गईं। जिस सड़क का यह हाल हुआ वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई थी। करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से बनी उसी सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। पानी के दबाव ने सड़क को तोड़ दिया। 24 घंटे पानी की सप्लाई देने के लिए नई पाइपलाइन बिछाई गई थी। कनेक्शन जोड़ने के बाद इंजीनियर पाइपलाइन की टेस्टिंग कर रहे थे और सड़क के नीचे से पानी निकलने लग गया। देखते ही देखते सड़क के एक हिस्से को तोड़ दिया, फिर सड़क के किनारे से भी पानी की धार निकलने लग गई। धीरे धीरे वो तेज होती चली गई, इतनी तेज हो गई कि उसकी वजह से सड़क के किनारे गड्ढा बन गया। फिर तो चारों तरफ से पानी निकलने लग गया, जमीन के नीचे से पानी की धारा बहने लग गई। उसी वक्त एक तेज रफ्तार कार तो किसी तरह वहां से निकल गई, लेकिन दूसरी गाड़ियां फिर पीछे ही रुक गईं। एक ऑटो रिक्शा वाले ने तुरंत ब्रेक लगा, दूसरे बाइक सवार लोगों ने भी ऐसा ही किया, अपनी गाड़ियों को पीछे ले गए, गड्ढे वाली जगह से दूर ले गए। डर के मारे कुछ लोगों ने तो अपना रास्ता ही बदल लिया, तुरंत दूसरे रास्ते से निकल गए। बाद में धीरे धीरे वहां से गाड़ियों के निकलने का सिलसिला फिर शुरू हुआ, हालांकि तब तक सड़क पर पानी भर गया था। इधर राजस्थान के अजमेर में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं की एक छात्रा ने स्कूल प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगाया और बवाल हो गया। लड़की के घर वालों के साथ गांव के कुछ लोग स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए, हंगामा कर दिया। आरोपी प्रिंसिपल के साथ मारपीट भी की। पुलिस को हालात संभालने पड़े। गुस्से में तमतमाए लोगों ने पुलिस वालों के खिलाफ भी नारेबाजी की। आरोपी प्रिंसिपल को बचाने का आरोप लगाया गया। पुलिस कह रही है पीड़ित छात्रा ने दावा किया कि प्रिंसिपल ने 14 अगस्त को उसके साथ छेड़छाड़ की थी, गलत व्यवहार किया था। लड़की के घर वालों और गांव के लोगों को मिली जानकारी तो वो भड़क गए, उन्होंने स्कूल को घेर लिया। आरोपी प्रिंसिपल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छेड़छाड़ के आरोपों पर प्रिंसिपल की प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन छेड़छाड़ के आरोप लगते ही प्रिंसिपल के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल की एक टीचर ने तो कुछ छात्राओं के साथ मिलकर प्रिंसिपल के चेहरे पर स्याही पोत दी। इसका वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया। उसमें प्रिंसिपल के चेहरे पर स्याही लगा रही एक छात्रा बुरी तरह रोती दिखी। आज उस बच्ची के साथ में ऐसी बेहुदा हरकत की जो हम लोग बता नहीं सकते। उस बच्ची के साथ में ऐसी घिनौनी हरकत मुझे यहाँ कहते हुए शर्म आ रही है। गुस्साए लोगों ने स्कूल को घेर लिया, खूब हंगामा किया। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस वाले वहां पहुंच गए, भीड़ को समझाने बुझाने की कोशिश की। घटना से नाराज कुछ लोग तो स्कूल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते दिखे। पुलिस वालों ने जब नाराज लोगों को रोका तो उनका गुस्सा पुलिस वालों पर भी फूट पड़ा। कुछ लोग पुलिस वालों से बहस करते दिखे, उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी भी की। करीब 1 घंटे तक स्कूल के बाहर गहमा गहमी रही, हंगामा होता रहा। पुलिस वालों ने काफी कोशिश के बाद आरोपी प्रिंसिपल को स्कूल से निकाला और गाड़ी में बैठा दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस की टीम आरोपी प्रिंसिपल को सुरक्षित अपने साथ लेकर चली गई। स्कूल के जो मौजूदा प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जिस पर गाँव वाले काफ़ी इकट्ठे हो गए थे और हमारे द्वारा रिपोर्ट ले ली गई है और संबंधित के खिलाफ उचित वैधानिक कार्य जारी है। पुलिस ने शिकायत करने वाली छात्रा का बयान दर्ज किया, स्कूल के टीचरों से भी पूछताछ की, प्रिंसिपल पर लगे आरोपों की जांच शुरू की। हिरासत में लिए जाने की वजह से आरोपी प्रिंसिपल का इस मामले पर क्या कहना है, यह पता नहीं चल सका।
उधर गुजरात के सूरत में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद एक बच्ची की मौत होने का दावा किया गया। गुजरात के सूरत में फूड पॉइजनिंग के कारण एक ही परिवार के 5 सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान 5 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक परिवार के लोगों ने एक रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था, जिसे खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने खाने का सैंपल जांच के लिए भेज दिया और रेस्टोरेंट को सील कर दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर 4,500 क्विंटल रसगुल्ले जब्त किए। खाद्य विभाग के अफसरों ने एनालॉग छेने से रसगुल्ले बनाए जाने की आशंका जताई। उन्होंने जब्त किए गए रसगुल्लों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में खाद्य विभाग की टीम ने गोदाम में छापेमारी कर करीब 500 किलो खराब पनीर बरामद करने का दावा किया। खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल लेने के बाद खराब पनीर को नष्ट कर दिया। इसके अलावा वहां मौजूद 2000 लीटर खराब दूध को भी नाले में बहा दिया। किसी भी मिलावटखोर को किसी भी दशा में छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो गैंगस्टर भी लगाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो उनके ऊपर एनएसए की भी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में एनालॉग डेयरी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। देवरिया में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई टीमें बना दी, जो अलग अलग जगहों पर एनालॉग उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत एनालॉग पनीर, एनालॉग क्रीम, घी, एनालॉग छेना और एनालॉग खोए पर कार्रवाई की जाएगी। इधर त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ जारी अभियान के बीच मथुरा में खाद्य विभाग की टीम ने 500 किलो पनीर जब्त किया, 2000 लीटर दूध जब्त कर लिया। खाद्य विभाग के मुताबिक जांच की गई तो पाया गया कि पनीर और दूध दोनों में मिलावट थी, केमिकल डाले गए थे, संदिग्ध चीजें डाली गई थी। टीम ने लाखों रुपए के पनीर को नष्ट करवा दिया, दूध को नष्ट करवा दिया। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में खलबली मच गई। अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम मथुरा के शेरगढ़ थाना इलाके में पहुंची। वहां बड़े पैमाने पर पनीर बनाया जा रहा था, दूध इकट्ठा किया गया था। रक्षाबंधन समेत दूसरे त्योहारों पर उसी दूध से मिठाइयां बनाने की तैयारी थी। खाद्य विभाग की टीम ने जाते ही पनीर की जांच की, दूध की जांच की तो पाया कि सभी चीजों में मिलावट थी। इसके बाद दूध से भरे ड्रमों को जमीन पर गिरा दिया गया। टीम ने हजारों लीटर दूध नाले में बहा दिया। इसके बाद करीब 500 किलो मिलावटी पनीर को ट्रक पर रखा गया। सुनसान जगह पर ले जाकर जांच टीम ने खुदाई करने वाली मशीन से एक गड्ढा करवाया, उसमें पनीर को गिरवाया और उस गड्ढे को भरवाया। फिर अधिकारियों के सामने यह पूरी कार्रवाई की गई। जिले के डीएम ने चेतावनी दी कि जो भी मिलावट करते हुए पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है, एनएसए के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। चाहे वो पनीर हो, चाहे दूध हो या दूध से बने प्रोडक्ट हो या पेड़ा हो, वो किसी भी प्रकार से मिलावटी किसी को ना मिले और जो भगवान जी को भोग भी चढ़े वो बिल्कुल विशुद्ध हो और जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। प्रशासन के मुताबिक त्योहारों पर मथुरा से दूसरे जिलों में भेजे जाने वाले दूध और पनीर की भी जांच की जाएगी। साथ ही मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े की भी जांच की जाएगी। यही नहीं, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में सप्लाई होने वाली इन चीजों के भी सैंपल लिए जाएंगे, उनकी भी जांच की जाएगी। उधर एनालॉग पनीर पर उत्तर प्रदेश में जो बैन लगा, उसके बाद फिर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने कई जिलों में छापेमारी की। इस मुहिम के तहत बरेली में भी टीम ने कई दुकानों में जाकर पनीर की जांच की। एनालॉग पनीर दूध से नहीं बनता, पाम ऑयल से बनाया जाता है। दिखने में दूध वाले पनीर जैसा होता है। राज्य सरकार इस पर अब बैन लगा चुकी है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि एनालॉग पनीर को दूध वाला पनीर बनाकर बेचा जा रहा था बताकर। और इसको रोकने के लिए खाद्य विभाग की टीम ने बरेली में बड़ी कार्रवाई की। एक साथ कई दुकानों में छापे मारे गए, वहां बिक रहे पनीर की जांच की गई। यह पता लगाने की कोशिश की गई कि ये एनालॉग पनीर है या कौन सा पनीर है। कहीं दूध वाले पनीर के नाम पर एनालॉग पनीर तो नहीं बेचा जा रहा है, सरकार के प्रतिबंध का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। बरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें पहुंच करके लगातार छापेमारी कर रही हैं, प्रोडक्ट की जांच पड़ताल कर रही हैं कि कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई मिलावट वाली चीज नहीं बन रही हो, उसको लेकर के लगातार छापेमारी की जा रही है। टीम के अधिकारियों ने पनीर के अलावा दूसरे डेयरी उत्पादों की भी जांच की, उनके भी सैंपल लिए, लैब में भेजा। उनके मुताबिक त्योहारों तक अभियान ये जारी रहेगा। मिलावटखोरी के खिलाफ मुहिम और तेज की जाएगी। खाने पीने की चीजों की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दोषी लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
इस मिलावटखोरी एनालॉग के साथ साथ मिलावटखोरी रोकने के लिए अभियान निरंतर जारी रहेगा। इस अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने बुलंदशहर में भी छापेमारी की। वहां भी कई जगहों पर एनालॉग पनीर की जांच की। इस दौरान जांच टीम जब एक गोदाम में पहुंची तो वहां एक साथ 700 किलो पनीर रखा था। तो टीम को शक हुआ, उसने पनीर के सैंपल लिए, उसकी बिक्री पर रोक लगा दी। भरोसा दिया कि अगर जांच में सही निकला पनीर तो या मिलावट निकली तो केस दर्ज किया जाएगा, दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 100 बात की एक बात यह कि ये खबर तो सब देख रहे हैं कि जगह जगह एनालॉग पनीर को बैन किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में एनालॉग पनीर को बैन किया जा रहा है, लेकिन एनालॉग पनीर होता क्या है ये अब भी ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो उसे नकली पनीर ही मान रहे हैं, मिलावट वाला पनीर ही मान रहे हैं। नहीं, नकली पनीर अलग चीज है, एनालॉग पनीर अलग चीज है। ये जो छत्तीसगढ़ में बैन कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया, महाराष्ट्र में बैन कर दिया गया, गुजरात में बैन कर दिया गया, मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया, एक के बाद एक हर राज्य में बैन किया जा रहा है, वो नकली पनीर की बात नहीं हो रही है। भाई नकली पनीर बनाना तो पहले ही बैन है, पहले भी बैन था, बैन है ही। नकली बनाना तो जुर्म है, उसके लिए अलग अलग राज्यों को अलग अलग बैन करने की जरूरत थोड़ी है। ये जो बैन हो रहा है ये एनालॉग पनीर है, ये अभी तक इस तरह से बैन नहीं था। ये बनाने बेचने पर कोई पाबंदी अभी तक नहीं थी, लेकिन अब इन राज्यों में इस पर पाबंदी लगा दी गई। कई राज्यों ने अब एनालॉग पनीर बनाने पर पाबंदी लगा दी है, बेचने पर पाबंदी लगा दी है, स्टोर करने पर पाबंदी लगा दी है, इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। यानी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह कहीं भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। महाराष्ट्र ने तो 1 साल के लिए पूरा बैन कर दिया और अगर पाया गया तो जेल हो जाएगी, भारी जुर्माना लग जाएगा। तो अगर ये नकली पनीर नहीं है तो ये एनालॉग पनीर आखिर है क्या चीज? इसको लेकर क्यों इतनी हलचल मची हुई है? तो असली पनीर तो पब्लिक जानती है कैसे बनता है। दूध गर्म करो, नींबू का रस या सिरका डालो, दूध फट जाता है, छेना बन जाता है, फिर उसका पानी निचोड़ो, दबा दो तो तैयार हो गया पनीर। मोटे तौर पर ऐसे पनीर बनता है, यानी ये पूरा दूध से बनता है। और दूध से बनता है तो उसमें दूध का प्रोटीन होता है, दूध का फैट होता है, दूध का कैल्शियम वगैरह सब होता है। और नकली पनीर क्या होता है? नकली पनीर या मिलावटी पनीर बनता है यूरिया जैसी चीजों से, शैम्पू से, डिटर्जेंट से, खतरनाक केमिकल से। मतलब नकली या मिलावटी पनीर बनाना तो जुर्म ही है, क्योंकि वो तो खतरनाक होता है, उसमें तो दूध होता ही नहीं है या बहुत कम दूध होता है और असली पनीर बताकर बेचा जाता है। इसमें स्टार्च मिला देते हैं, मैदा मिला देते हैं, सस्ते वाले वनस्पति तेल से उसको चिकना बना देते हैं, बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, सोडा डाल देते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल तक डाल देते हैं, डिटर्जेंट डाल देते हैं, शैम्पू से सफ़ेद कर देते हैं, यूरिया डाल देते हैं और पनीर जैसा दिखाते होते। मतलब जहरीला ही होता है वो मामला तो पूरा। उसको बनाने बेचने पर जाहिर सी बात है कानूनी कार्रवाई होती है, यानी सेहत के भी खिलाफ होता है और कानून के भी खिलाफ होता है। लेकिन एनालॉग पनीर की कैटेगरी अलग है। एनालॉग शब्द का मतलब क्या? एनालॉग मतलब मोटे तौर पर स्ट्रक्चर या बनावट में किसी के जैसा, एनालॉगस उसका एनालॉग, किसी के अनुरूप। तो एनालॉग पनीर मतलब वो पनीर जो दूध वाले पनीर जैसा होता है लेकिन वो दूध से नहीं बना होता, मतलब बना वो खाने की चीजों से ही होता है। उस तरह से खतरनाक या जहरीला नहीं होता जैसा नकली या वो यूरिया वाला और डिटर्जेंट वाला पनीर होता है ना। लेकिन वो दूध से नहीं बनता। तो किससे बनता है? मुख्य तौर पर पाम ऑयल से बनता है। पाम ऑयल में स्टार्च मिलाकर, दूध का पाउडर थोड़ा डालकर एक मिक्सचर बनाया जाता है। उस मिश्रण को गर्म करके गूंथा जाता है और उसे पनीर जैसी शक्ल दे दी जाती है। दिखने में सफेद सफेद क्यूब जैसा लगता है, पकाने में भी लगभग वैसा ही होता है, लेकिन अंदर इसमें दूध नहीं होता। दूध के फैट की जगह इसमें पाम ऑयल वाला फैट होता है और प्रोटीन भी कम होता है, जाहिर सी बात है, दूध ही नहीं है। इसलिए यह सस्ता पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है और ज्यादा समय तक खराब नहीं होता। भाई दूध ही नहीं है उसमें तो खराब होने का भी खतरा कम होता है। और रेस्टोरेंट वालों, ढाबे वालों को यही तो चाहिए कि पनीर खराब ना हो।
आप खाए जा रहे हो शाही पनीर, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, पालक पनीर, चिली पनीर, पनीर मखनी, पनीर लबाबदार, पनीर दो प्याजा, पनीर टिक्का, पनीर पकोड़ा, पनीर भुर्जी, पनीर पराठा, पनीर रोल, पनीर सैंडविच, पनीर पुलाव, पनीर मंचूरियन, और पनीर ही नहीं है उसमें, दूध वाला पनीर नहीं है, सब एनालॉग पनीर है। टेस्ट में आप फर्क नहीं बता सकते, और वैसा खतरनाक भी नहीं है क्योंकि पाम ऑयल से बना हुआ होता है, और पाम ऑयल तो सब खाते ही हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में पाम ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं हर खाने में, तो वैसा खतरनाक तो नहीं होता, लेकिन वैसा पौष्टिक भी नहीं होता। शाकाहारी लोग प्रोटीन के नाम पर पनीर खाए जाते हैं, और पता चल रहा है कि जो पनीर वो खा रहे हैं वो तो एनालॉग पनीर है। प्रोटीन तो मिलेगा दूध वाले पनीर से, कैल्शियम तो मिलेगा दूध वाले पनीर से, इसलिए ये एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है राज्यों में। सेहत का उतना खतरा नहीं है, थोड़ा बहुत सेहत का खतरा इस लिहाज से है कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है क्योंकि ये पाम ऑयल से बना होता है, लेकिन असली खतरा यह है कि लोग गुमराह हो रहे हैं। मुख्य खतरा कोलेस्ट्रॉल वाला नहीं है, मुख्य खतरा ये लोग गुमराह हो रहे हैं। लेबल पर साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा हो कि ये दूध वाला पनीर नहीं है, ये एनालॉग पनीर है, तो लोगों को पता तो रहे कि वो क्या खा रहे हैं। और रेस्टोरेंट ढाबे वाले बताएं तो सही, मेन्यू में साफ साफ लिखे ना कि ये शाही पनीर नहीं है, ये शाही एनालॉग पनीर है, ये पनीर टिक्का नहीं है, ये एनालॉग पनीर टिक्का है, ये पनीर पराठा नहीं है, ये एनालॉग पनीर पराठा है। ऐसा हो तो दिक्कत नहीं होगी शायद लोगों को, लेकिन जब बता नहीं रहे हैं कि ये एनालॉग पनीर है तो लोग तो उसको दूध वाला पनीर मानकर ही खा रहे हैं। खैर, अगर बता देंगे कि ये एनालॉग पनीर है तो दूध वाला पनीर नहीं है, तो कौन इतने पैसे देने वाला है पनीर के, ये अलग सवाल है। लेकिन पब्लिक गुमराह तो हो ही रही है, क्योंकि अगर घर पर पनीर बनाओ तो अच्छा पनीर 1-1.5 लीटर दूध से बन पाता है। एक पाव बनाने के लिए 1.5 लीटर दूध लगता है भाई, मोटे तौर पर। भैंस के दूध से ज़्यादा बनता है, गाय से कम बनता है, लेकिन 1.5 लीटर पे तो मोटे तौर पर 1 किलो पनीर बनाने के लिए दूध चाहिए होगा कोई 6 लीटर। इसलिए पनीर का रेट होता है 400 रुपए किलो के आसपास, उससे भी ज़्यादा। लेकिन एनालॉग पनीर मिल जाता है 150-200 रुपए किलो। अब आप खुद ही सोचिए कि उसमें दूध कैसे हो सकता है। और रेस्टोरेंट वाले कौन सा पनीर लेते होंगे, यानी ये जहरीला भले ही ना हो, लेकिन ये एक फॉर्मूला से बना एक फूड प्रोडक्ट है। ये वैसे ही एक प्रोडक्ट है जैसे एक प्रोडक्ट होता है जिसको कहते हैं मार्जरीन। मार्जरीन मक्खन की तरह होता है और मक्खन की जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन मक्खन नहीं होता। उसको मान लीजिए कि एक तरह से वो एनालॉग बटर है, यानी जब पहले जैसे वनस्पति आया था ना, तब उसको कहते थे वो घी है। वो एक तरह से एनालॉग घी था, जो डालडा वगैरह जब आए थे, रथ और वो सब। लेकिन ये मार्जरीन का तो नाम ही अलग है ना, खास अलग नाम दिया गया है मार्जरीन। उसको एनालॉग बटर तो नहीं बोल रहे, लेकिन इस एनालॉग पनीर को कोई अलग नाम ही नहीं दिया गया है, तो सब उसका फायदा उठा रहे हैं। FSSAI यानी देश की जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, वो भी इसे कोई गैर कानूनी नहीं बताती। FSSAI इसको फॉर्मुलेटेड फूड बोलती है, मतलब एक फॉर्मूला से बना खाने का सामान, लेकिन वो पैकेट पर साफ साफ लिखना होता है कि ये एनालॉग है, ये या नॉन डेयरी है, डेयरी नहीं है, और इसे असली पनीर कहकर न बेचा जाए। समस्या तब शुरू हो रही है जब होटल, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन या ये ठेले वाले हैं, इसे मेन्यू पर या बिल पर असली पनीर बताकर परोस रहे हैं। ग्राहक सोचता है दूध वाला पनीर खा रहे हैं, लेकिन असल में तेल और स्टार्च वाला प्रोडक्ट खा रहा होता है। यह सरासर धोखा है, और यही कानूनी भाषा में जो कहते हैं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इसलिए ये एक के बाद एक राज्यों ने इस पर बैन लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जांच में पता चला कि बहुत जगह ये बिना बताए इस्तेमाल हो रहा है। ये पैकेज्ड फूड की कैटेगरी में आता है, यानी इसको पैकेट में ही बेच सकते हैं, लेकिन ये खुला भी बेचा जा रहा है। पैकेट में इसलिए बेचना होता है क्योंकि उस पर साफ साफ लिखना होता है कि इसमें दूध नहीं है, तो वो सब नहीं किया जा रहा था। तो राज्यों के विभागों ने फैसला लिया कि चाहे लेबल लगाने के नियम भी लगा दो, लेकिन पब्लिक तो गुमराह हो ही रही है, तो इसको बैन ही कर दिया, क्योंकि आम पब्लिक पहचान नहीं सकती। ये कई तरह के टेस्ट बताते हैं, ये कर लो वो कर लो तो पता चल जाता है। वो सब नकली पनीर तो पता चल जाएगा जो यूरिया डिटर्जेंट से बनता है, उसके तो टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन एनालॉग पनीर पहचानना आम पब्लिक के लिए आसान नहीं है। तो कई राज्यों ने फैसला लिया कि बैन ही कर दो, न रहेगा बांस, न बनेगी भुर्जी। 100 बात की एक बात।
इधर इराक के सुलेमानिया में तेल भंडार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इराक के सुलेमानिया में एक तेल भंडार में आग लगने के बाद हुए जोरदार धमाकों से अफरा तफरी मच गई। ईंधन से भरे टैंकर और पेट्रोलियम उत्पादों के कई गोदाम आग की चपेट में आ गए। सुरक्षा बल और फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों से उस इलाके से दूर रहने की अपील की। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ की और अमेरिका में भी वोटिंग के लिए कड़े नियम लागू करने और सेव अमेरिका एक्ट पास कराने की मांग की। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अमेरिकी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मंदिर और एक सरकारी स्कूल के पास चल रही शराब की दुकान के विरोध में छात्र सड़क पर उतर आए, प्रदर्शन किया, पोस्टर लहराए, नारेबाजी की, प्रशासन से शराब की दुकान को बंद करने की मांग की। प्रदर्शन में स्कूल के टीचर शामिल हुए, प्रिंसिपल शामिल हुए, बच्चों के घर वाले शामिल हुए। मझौला थाना इलाके में एक जगह एकता नगर कॉलोनी रिहायशी इलाका है, वहीं पर एक सरकारी स्कूल मौजूद है, मंदिर भी है, लेकिन दोनों के करीब ही एक शराब की दुकान है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे शराब की दुकान के विरोध में सड़कों पर उतर आए, उन्होंने नारे लगाए। बच्चों के साथ स्कूल के टीचर और उनके घर वाले भी प्रदर्शन में शामिल हुए। मांग की कि घनी आबादी वाला रिहायशी इलाका है, इसके बीचों बीच शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। शराब की दुकान की वजह से वहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, उनका आरोप है। महिलाओं ने आरोप लगाया शराब की दुकान की वजह से पूरे इलाके का माहौल खराब हो गया है। बच्चों के प्रदर्शन के दौरान ही मुरादाबाद के फिर डीएम राजेंद्र पेंसिया वहां पहुंच गए। उन्होंने बच्चों से बात की, उनकी मांग पर कार्रवाई जरूर करेंगे, ये भरोसा दिया। ये जो सामने आपने कहा है शराब की दुकान है जी सर, इसकी अभी हम जांच करवाएंगे। जांच करवाने के बाद, क्योंकि इधर विद्यालय भी है और मंदिर भी है, आगे मंदिर में सर मंदिर है, मंदिर भी है, मंदिर है, ठीक है, तो इसको देखते हुए इसके ऊपर हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। डीएम ने जिले के आबकारी विभाग के अधिकारियों को वहीं पर बुला लिया, उनसे शराब की दुकान के बारे में जानकारी मांगी और छात्रों से प्रदर्शन खत्म कर देने और स्कूल लौट जाने की फिर अपील की।